जितने बच्चे क्लास 10th में और 1 मार्च को गणित का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों। जो आज मैं आप लोगों को गणित का एक ऐसा वायरल पेपर बताने वाला हूं जो कि 100% आपके एग्जाम में बनने वाला है 1 मार्च को। सबसे अच्छी बात यह है मेरे प्यारों कि पूरा का पूरा सोल्यूशन किया हुआ, एक भी प्रश्न छोड़ा नहीं हूं। 822 एचवी कोड है मेरे प्यारों, नोट कर लो। और 2025 में मेरे प्यारों इस बार मैथ में आप 95% लाओगे। जिस प्रकार आपने हिंदी में मेरे प्यारों 90% 95% स्कोर करके आया है, उसी प्रकार गणित में भी आप लोगों को मेरे प्यारों 95% करके आना है। और ये पूर्णांक 70 नंबर का है, तो 70 में 70 में बिल्कुल आप लोगों का फिक्स है। इस पेपर को आप किसी कीमत पे तैयार करना है। आप लोगों को एडमिट कार्ड लेकर जाना है, अनुक्रमांक का नाम यहाँ पे डाल लीजिएगा। और इस पेपर को हल करने के लिए मेरे प्यार 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया गया है इस पेपर को हल करने के लिए। आराम से मेरे प्यार बैठिएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, एक एक वर्ड को अच्छे से समझा के एक्सप्लेन करूंगा। और उसी तरह आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कॉपी में लिखना है। नोट मेरे प्यार कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब कि 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, और 3 घंटे में इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होगा। वही अगर हम बात करें निर्देश को लेकर, तो निर्देश पहला है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। मतलब इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्न करना जो है अनिवार्य है। अगला निर्देश है कि इस प्रश्न पत्र के अ और ब 2 खंड है। मतलब यह पेपर 2 खंडों में बना हुआ है। एक तो खंड अ में, दूसरा खंड ब में। 2 खंडों में यह पेपर विभाजित है। तीसरा है कि खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। खंड अ में आपको मालूम चल गया 20 नंबर के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। इसके बाद आता है खंड ब। खंड ब में 50 अंक के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपको 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर वाले प्रश्न देखने को मिलेगा। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है। कह रहा है कि खंड ब में कुल टोटल प्रश्नों की कितनी संख्या है? 5 है। खंड ब में कुल 5 प्रश्न दिए रहेंगे। इसके बाद अगला है, प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड आपको करने हैं। शुरू में ही आपको बता दिया गया होगा कितना खंड इसका करना है खंड ब में। इसके बाद प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है। मतलब हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि प्रश्न 1 नंबर का है, कि 2 नंबर का है, कि 4 नंबर का है, कि 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का होगा हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। मेरे प्यारों जो शुरू से लेकर लास्ट तक हल करते जाना है। जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर वीडियो आप पूरा देखोगे तो ऐसा नौबत आएगा ही नहीं कि छोड़ने की। पूरा का पूरा क्वेश्चन ही कर पाओगे मेरे प्यारे बच्चों, इतना डिटेल में बताया हूँ। एक बार देख लोगे वीडियो, सारा क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेगा। इसके बाद है कि यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए और उस पृष्ठ पर कोई हल न कीजिए। जाहिर सी बात है आप लोगों को रफ कार्य की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलेगी उसके बाएं पृष्ठ पे आप रफ कार्य कर लीजिएगा। जब भी रफ कार्य कर रहे हो तो उस पर रफ कार्य लिख दीजिएगा, लास्ट में उसको काट दीजिएगा। इसके बाद है अगला कि रचना के प्रश्नों के हल में रचना न मिटाएं। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखिए। कह रहा है कि कुछ प्रश्न रचना वाले दिए गए हैं। जब उस रचना वाले प्रश्न में जब आप रचना बनाओगे तो मेरे पास रचना को मिटाना नहीं है। ठीक है, रचना को आप लोगों को ऐसे छोड़ देना है। पेंसिल से रचना बनाओगे तो रचना को छोड़ना है उसी तरह। ठीक है, यहां तक हो गया। और अगला है कि जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उसमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। जिसमें फिगर बनाना होगा उसमें आपको फिगर बनाना पड़ेगा, नहीं बनाओगे तो नंबर कटेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी बोल रखा है कि अशुद्ध माने जाएंगे तो उसको गलत माना जाएगा। पेपर तो स्टार्ट होता है यहां से, खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, देखते हैं एक एक प्रश्न डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से, पूरा का पूरा बढ़िया से पढ़ के जाना, एक प्रश्न छोड़िएगा मत। ठीक है, आपसे निवेदन करता हूं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यों की संख्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों एक त्रिघात बहुपद है, कैसे लिखोगे? ए एक्स पे क्यू, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ऐसे ही तो लिखोगे त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद में शून्यों की संख्या कितनी होती है? जितना अधिक घात होगा उतने अधिक शून्यों की संख्या होती है। तो त्रिघात में अधिकतम घातों की संख्या कितनी है? 3। तो शून्य भी कितने होंगे? 3 होंगे। 3 का मतलब बी वाला ऑप्शन। अब बताइए, ये प्रश्न पहला वाला तो आंख बंद करके ही तुरंत कर दोगे, इतना ज्यादा सिंपल पेपर है ये वाला कि आंख बंद करके सभी 70 में 70 नंबर गारंटी मेरा। देखो इतना ज्यादा इजी ये आप पेपर है कि इस वाला कोड अगर आ जाएगा एचबी वाला 70 में 70 सभी करके आओ। बस एक बार वीडियो अगर देखे भी होगे तो 70 में 70 नंबर करके आओगे। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है कि एक संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अब इसमें से 140 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बोला है। कोई नहीं, हल करके दिखा देता हूं भाई, देखो कैसे। एक प्रश्न छोड़ने वाला थोड़ी हूं मैं। अब यहाँ पे 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। यहाँ लिख दीजिए 140। अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है आपको मालूम है। सबसे पहले 2 से घटाओगे,
2 साते 14, जीरो उतार दो। 2 से कटाओगे तो 35 दूनी के 70 होता है। फिर 5 से कटा दोगे तो 5 साते के 35 होता है। और फिर 7 से कटा दोगे तो 7 एकम 7 होता है। लिखते हैं कैसे इसको, तो इसको ऐसे लिखा जाता है 140 बराबर 2, यहाँ 2 बार आया है तो इसको लिखोगे 2 पे पावर 2, गुड़े 5 यहाँ 1 बार आया है तो 5 पे पावर 1, गुड़े 7 यहाँ 1 बार आया तो 7 पे पावर 1, बस हो गया। अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट गया। 2 पे पावर 2 गुड़े 5 गुड़े 7 दिया है क्या, तो देखिए 2 पे पावर 2 5 गुड़े 7, ये नहीं होगा, ये वाला देखिए 2 पे पावर 2 गुड़े 5 गुड़े 7। लो भाई यह है आंसर। इतना ज्यादा सिंपल है, समझ लो इतना ज्यादा सिंपल, बस समझने का फेर है। तीसरा वाला तो हल करने की जरूरत है, तो फार्मूला दे दिया। तीसरा वाला क्या है कि भाज्य भाजक और भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। तो भाज्य भाजक भागफल और शेषफल से कौन सा फार्मूला बनता है मेरे प्यार बच्चों, आपको भी मालूम है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही तो बनता है। बचपन से ही पढ़ते आए हो आप लोग कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये प्रश्न तो ऐसे ही याद हो गया आप लोगों को, भूलिएगा मत। एक प्रश्न बता रहा हूं कि 70 में मुझे 69 भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं बता रहा हूं पूरा सोल्यूशन 70 में 70 नंबर चाहिए। ध्यान से बस वीडियो आप देखते चलो। हाँ अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। क्या है प्रश्न नंबर 4 कि रैखिक समीकरण दिया हुआ है कि x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, और एक समीकरण और दिया है कि -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। ठीक है, कह रहा है कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा कि दो हल होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा कि इनमें से कोई नहीं। अब वो तो लगाने के बाद ही ना मालूम चलेगा कि कैसा हल होगा। कोई नहीं, कैसे निकालते हैं इसको, कितना आसान तरीका है समझिए। सबसे पहले जो समीकरण दिया उसको नोट कर लो। तो यहाँ पे 2 समीकरण दिया, एक दिया है x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, ये पहला है। दूसरा इधर नोट कर लो, क्या है माइनस के 3x माइनस के 6y प्लस के 1 बराबर में 0। अब कितना आसान है देखो, ये आपका पहला रेखा का समीकरण है, दूसरी रेखा का समीकरण है। तो यहां से आप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 इससे तुलना कर दो। ये दूसरा रेखा का समीकरण है तो यहाँ a2 लिख दो, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 तुलना करने पे। अब तुलना करोगे तो यहां से a1 का वैल्यू क्या निकलेगा, a1 बराबर x से x कैंसिल, लेकिन x के आगे एक तो छिपा होता है, तो a1 का वैल्यू आ गया 1, y से y कैंसिल, b1 का वैल्यू क्या आ गया यहां से 2, तो b1 बराबर क्या आ गया 2, और c1 की बात करें तो c1 कितना है 3। तो यहां से a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल दिया, और इस वाले से आप a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लो। तो कितना आसान है देखो, a2 बराबर x से x कैंसिल, तो a2 बराबर माइनस के 3, y से y कैंसिल, तो b2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 6। इसी तरह c2 बराबर क्या होगा, तो c2 बराबर यहाँ पे 1 होगा। समझ में आ गया। तो यहां जब आपको निकल गया, आप तुलना करना है, अनुपात निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप एक बार a1 बटे a2 का अनुपात निकाल लो, इधर आप b1 बटा b2 का निकाल लो, इधर आप c1 बटा c2 को निकाल के देख लो। तो a1 का वैल्यू कितना है 1, a2 का वैल्यू कितना है 2, तो आ गया 1 बटे 2। ठीक है, a1 का वैल्यू 1, a2 का वैल्यू इधर है, a2 का वैल्यू माइनस का 3 है, यहाँ माइनस का 3 लिखिए नहीं गड़बड़ा जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3 हो गया। इसी तरह b1 का वैल्यू कितना है 2, b2 का वैल्यू माइनस के 6। तो यहां से देखिए कि 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, तो ये भी आपका आ गया 1 बटे माइनस के 3, ये भी है आप लोगों का 1 बटे माइनस के 3। c1 देख लेते हैं, c1 का वैल्यू कितना है 3, और c2 का वैल्यू कितना है 1, ये आपका 3 बटे के 1 आ गया। तो यहाँ एक चीज देखिए कि ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो रहा है, मतलब a1 बटा a2 जो है वह बराबर हो रहा है b1 बटा b2 के, लेकिन ये वाला बराबर नहीं हो रहा है, तो इसको लिखेंगे बराबर नहीं हो रहा है c1 बटा c2 के। तो जब यह वाला कंडीशन आ जाए कि a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के, और ये बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 के, समझ लीजिए कि कोई हल नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, कोई हल नहीं। तो जब इस तरह का इक्वेशन बने कि a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के, और ये नहीं बराबर होता है c1 बटा c2 के, तो कोई हल नहीं। ऑप्शन में देखेंगे तो डी वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए कितना ज्यादा सिंपल है। अब इससे भी ज्यादा सिंपल लोगे, अब इससे भी ज्यादा सिंपल लोगे, एक बार देख के चले जाओगे वीडियो ना, पूरा का पूरा प्रश्न करके चले जाओगे। 5वां प्रश्न क्या है, समांतर श्रेणी दिया है -5 -1 3 7, फिर बोला है कि सर्वांतर होगा। अब मेरे प्यारों से सर्वांतर कैसे निकलता है, सर्वांतर निकलता है यहां से d बराबर a2 माइनस a1 से सर्वांतर निकलता है। आपको मालूम है कि यहाँ -5 a1 है और -1 यहाँ पे क्या है a2 है। तो अगर सर्वांतर निकालना है तो d बराबर a2, a2 का वैल्यू कितना है -1, बीच में आप माइनस लगा दो, a1 का वैल्यू कितना है -5, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से
डी बराबर माइनस के 1, माइनस में माइनस गुणा करोगे तो प्लस के 5, जब इसको हल करोगे डी बराबर तो -1 + 5 मतलब कि 4, तो डी बराबर 4 मतलब डी वाला ऑप्शन लो। कितना ज्यादा सिंपल है, बिल्कुल आसान है, बस एक बार प्रैक्टिस करके जाना है। ऑप्शन लो, कितना ज्यादा सिंपल है, बिल्कुल आसान है, बस एक बार प्रैक्टिस करके जाना है। 70 में 70 नंबर करके आओगे, गारंटी है मेरा, लिखवा लो हमसे कहीं पे भी, ये पेपर अगर आपके आ गया हो गया भाई कमाल, 70 में 70 फिक्स। चलिए पांचवा प्रश्न कर दिया ना, प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है कि एक द्विघात समीकरण, ये तो इक्वेशन ही दे दिया, द्विघात समीकरण का इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c = 0 का विविधकर पूछ रहा है। मेरे प्यारों, जो विविधकर का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। लो भाई, ये तो सिर्फ फार्मूला ही आपको दे दिया, समझ लीजिए फार्मूला ही दे दिया कि अगर द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, क्योंकि कोई भी द्विघात समीकरण इसी रूप का होता है तो इसका विविधकर क्या होगा, तो b² - 4ac होगा। इतना ज्यादा सिंपल है। सातवां देख लो, दो बिंदुओं, एक तो बिंदु दिया है 2,3 और एक दिया है 4,1 के बीच की दूरी पूछा है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र नहीं जानते हो आप लोग, लो भाई इसको लगा देते हैं, 2 मिनट लगेगा इसका आंसर निकालने में। तो यहाँ पे एक बिंदु मान लेता हूं यह वाला, और एक बिंदु यह, इसका नाम ए रख देता हूं, इसका नाम बी रख देता हूं। दो बिंदुओं का निर्देशांक दे रखा है, एक का दे रखा है 2,3 और एक का दे रखा है यहाँ पे 4,1 दे रखा है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र मालूम होना चाहिए। सूत्र है आप लोगों का कि करड़ी में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। एक बार फॉर्मूला बस याद होना चाहिए। और यहाँ आपको मालूम है कि x1 यहाँ पे क्या है 2 और y1 यहाँ पे क्या है 3, इसी तरह यहाँ पे x2 यहाँ पे क्या है, x2 यहाँ पे 4 और y2 यहाँ पे क्या है 1 है। बस अब वैल्यू रखिए, फटाफट आंसर मालूम चल जाएगा। चलिए रखते हैं वैल्यू। करनी में x1 का वैल्यू 2 मान से x2 का वैल्यू यहां से 4, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, बीच में आप प्लस लगा लो। y1 का वैल्यू यहां से 3 माइनस y2 का वैल्यू यहां से 1, इसका होल स्क्वायर कर दो। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। इसके बाद एक बड़ा सा करनी रख लो, 2 - 4 माइनस के 2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 3 - 1 मतलब 2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसके बाद इसको हल करोगे तो करनी में -2 का स्क्वायर करोगे तो 4, आप +2 का स्क्वायर करोगे तो 4, करनी में 4 4 कितना होता है 8 होता है। कितना सिंपल है। 8 को आप क्या लिख सकते हो, आप कहोगे 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणे 2, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता तो 2 करनी में ही रहेगा। लो भाई 2 करनी में 2, इसका आंसर आ गया। 2 करनी 2 मतलब देखो दिया है क्या, बिल्कुल दिया है, बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब बताओ, अब इसमें भी 70 में 70 नंबर नहीं लाओगे तो क्या लाओगे, इतना आसान पेपर है, इसमें भी 70 में 70 नंबर नहीं आएगा तो भाई किस पेपर में लेकर आओगे 70 में 70। चलो अगला प्रश्न देख लो, 8वां। यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर है तो m का मान होगा। मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी द्विघात समीकरण दिया है, बोल दिया ना कि मूल बराबर है, तो मूल बराबर का मतलब कि विविधकर जो होता है b² - 4ac वो 0 के बराबर होने लगता है। बस इतना आप ख्याल रखना कि अगर मूल बराबर दे दे तो यहाँ विविधकर 0 के बराबर होता है बस। तो अब यहाँ सिंपल लगा लो, ये हो जाएगा 3x² - के 12x + m = 0। तो यहाँ एबीसी का वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, a मतलब x² का गुणांक, x² गुणांक 3 है तो a बराबर 3 आ गया। b क्या होगा, b मतलब x का गुणांक, x का गुणांक -12 तो b का वैल्यू क्या हो गया -12, और c मतलब अचर पद मतलब m हो गया। अब एबीसी का वैल्यू निकल गया और उसने बोल रखा है कि मूल बराबर है, तो मूल बराबर का मतलब कि b² - 4ac = 0, मतलब विविधकर 0 के बराबर होने लगता है। b² b हमारे पास क्या है -12, इसका स्क्वायर कर दो, फिर -4 गुणे a का मतलब 3 और c का मतलब m बराबर आप 0 कर दो। तो -12 का जब स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा प्लस के 144 आता है, -4 × 12, 12 गुणा m में करोगे तो 12m बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा 144 बराबर -12m इधर भेजोगे तब प्लस के 12m हो जाएगा। अब यहां से सिंपल m का वैल्यू निकालो, तो m बराबर क्या हो जाएगा 144 बटे में क्या आ जाएगा 12, और जब 12 से भाग दोगे तो 12 12 में 144 पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो आंसर आ गया 12, और m का ही वैल्यू पूछा था, देखिए पूछा था ना कि m, तो देखिए डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर आ गया 12 हो गया। इतना ज्यादा सिंपल है। आगे बात कर लेते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है, ये भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कैसे हल करेंगे इसको, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 2a है तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। इसको देखते हैं। देखिए इसके लिए एक पेज ले लेता हूं, बहुत सिंपल है। समबाहु त्रिभुज है, आपको मालूम है
कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज मैंने बना लिया और इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, इसका नाम सी रख दिया। अब इसमें बोला क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 2a है, मतलब ए भी आपका 2a है, ये भी आपका 2a है, ये भी आपका 2a है। ठीक है, कह रहा है कि उसके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई होगी, मतलब इस शीर्ष की लंबाई पूछ रहा है कि इसकी लंबाई क्या होगी। अब मेरे प्यारों जो इसकी लंबाई पूछ रहा है, अब बताओ कि यह पूरा का पूरा 2a है, तो यहां से लेके ये आपका a हो जाएगा और ये आपका a हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको मान लीजिए आप d, ये वाला बिंदु को आप d मान लीजिए, तो यहाँ आपको त्रिभुज एक दिखाई दे रहा होगा कि त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC। अब इसमें आप एक चीज देखिए, इसमें त्रिभुज एडीसी में आपको एक चीज दिख रहा होगा कि लंब कर्ण इसको आधार, तो लंब कर्ण आधार मतलब पाइथागोरस का नियम। अब पाइथागोरस का नियम क्या कहता है मेरे प्यार बच्चों, बहुत सिंपल है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही कहता है। रख दो कर्ण, कर्ण यहाँ पे क्या है 2a, तो हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर बराबर लंब, लंब हमको तो ज्ञात करना है, तो लंब को हम सिर्फ लंब ही लिखते हैं l स्क्वायर प्लस आधार, आधार यहाँ डीसी, डीसी का वैल्यू कितना है a, तो ये हो जाएगा आधार ए, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर। तो दो ए का स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इधर तो हो गया लंब स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, तो यह हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस के ए स्क्वायर बराबर इधर बच गया एल स्क्वायर। हमें तो एल निकालना है लंब, तो यहाँ एल निकालोगे तो यह वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्गमूल में 4a स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वर्गमूल निकालोगे इसका, तो 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाओगे तो हो जाएगा 3a स्क्वायर बराबर एल। अब देखो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का ए तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 3 करड़ी में ही रहेगा बराबर एल, एल मतलब लंब, ये शीर्ष लंब पूछा था, तो ए करड़ी में 3 होगा। कितना सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। लो अब कौन सा कैसा सोल्यूशन चाहिए भाई, अब इससे भी एकदम सस्ता चाहिए यार, इतना बढ़िया कौन बताएगा आप लोगों को, बताइए। चलिए 10वां वाला, निम्नलिखित सारणी का माध्य, माध्य निकालना 2 मिनट में सीख जाओगे। माध्य में क्या है जी, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ, बस पूछा है कि माध्य बताइए। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे वर्ग अंतराल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। देखिए आप लोगों के सामने बहुत सिंपल बताता हूँ, ये हो गया वर्ग अंतराल, पहला कॉलम वर्ग अंतराल का बन गया, मैं यहाँ कॉलम बना देता हूँ, ऐसा नहीं आप स्केल से खींचिएगा। इसके बाद दूसरा होता है बारंबारता का, जो दिया हुआ नीचे बारंबारता का, बस। अब 2 ठे अपने से ही ऐड किया जाता है, 2 से एक मध्यमान आप ऐड करेंगे, मध्यमान जिसे हम लोग बोलते हैं एक्स आई, ठीक है, क्या बोलते हैं एक्स आई, और एक आप एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे, क्योंकि बारंबारता को एफ आई बोला जाता है। बस इतना नहीं कर पाओगे, इतना नहीं कर पाओगे भाई, इतना तो आराम से कर पाओगे। इसके बाद देखिए क्या होता है, वर्ग अंतराल 1 से लेके 3, तो आप लिखोगे 1 से लेके 3, फिर 3 से लेके 5, तो 3 से लेके 5, फिर 5 से लेके 7, तो नीचे लिखोगे 5 से लेके 7, फिर 7 से लेके 9, तो नीचे लिखोगे 7 से लेके 9, फिर 9 से लेके 11, 9 से लेके 11। इतना नहीं लिख दोगे अपने से, वही तो छापना है जो दिया है, बारंबारता भी छाप दो, 3 2 4 2 3, तो लिख दो 3 2 4 फिर 2 फिर 3। इतना नहीं कर पाओगे अपने से, बस इतना ही करना है, जो दिया था बस इतना करना है। बाकी आप मध्यमान और एफ आई इंटू एक्स आई तो सिंपल है, कैसे है देखिए। मध्यमान का मतलब क्या होता है कि 1 और 3 के बीच क्या आएगा, तो 1 और 3 के बीच तो 2 आता है, और सूत्र भी होता है इसका निकालने का कि मध्यमान निकालना है तो 1 और 3 को जोड़ दो, तो 3 और 1 4, और उसका आधा कर दो, 4 का आधा 2। इसका निकालना है तो 5 और 3 8, 8 का आधा करोगे तो 4, और वैसे भी आपको मालूम है कि 3 और 5 के बीच 4 ही आता है, 5 और 7 के बीच तो 6 आता है, 7 और 9 के बीच तो 8 आता है, 9 और 11 के बीच तो 10 आता है। क्या ये अपने से नहीं कर पाओगे इतना। अब एफ आई इंटू एक्स आई मतलब इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, बस इन दोनों को गुणा कर दो, तो 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8, और 6 को 24, 8 दूनी के 16, और 10 तिहाई 30। अब इतना नहीं कर पाओगे बताओ, अब इतना नहीं कर पाएंगे तो क्या कर पाएंगे बताइए। इतना यहां तक समझ आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज बस आपको करना है, टोटल जोड़ दो, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई। सिग्मा मतलब होता है कि जोड़, एफ आई का पूरा जोड़, तो 3 2 5, 5 4 9, 2 11, 11 3 14, तो आ गया 14। इसको करेंगे, इसको भी जोड़ा जाता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई को जोड़ के देख लो, तो 8 6 14, ठीक है, और 14 में आप क्या जोड़ेंगे यहाँ पे 24, 14 में 24 कितना होता है 38, 38 में 30 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 68, 68 में 16 जोड़ोगे तो 84, कितना आ जाएगा 84। लो भाई हो गया। अब इतना हो गया ना, बस अब फार्मूला लगाना है कि माध्य का फार्मूला क्या होता है,
तो माध्य का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल होता है। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, अब बटे में सिग्मा एफ आई, बस। तो 14 छक 84 आ गया 6 भाई, यही माध्य है। 6 जो है माध्य है, बस यही काम करना। देखिए दिया है डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया, यही काम करना था। तो इतना नहीं कर पाओगे, इतना आसान काम है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए क्या है। इग्रहमा कह रहा है कि sin 27 अंश अब बटे cos 63 अंश का मान होगा। एक ट्रिक बताता हूं, जब भी ये देखिए साइन अलग दिया है, cos अलग दिया है, इन दोनों का योग जोड़ोगे तो 90 डिग्री आएगा। जब भी 90 डिग्री आएगा आंख बंद करके एक मार के चले आओ, एक ही आंसर होगा। लेकिन भाई इसका तरीका भी बता देता हूं। देखो ये आपका sin 27 अंश है, तो sin 27 अंश को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 63 अंश, क्योंकि 90 में से 63 हटाऊं तभी sin 27 अंश आएगा। और बटे में नीचे को चेंज मत करो, नीचे ऐसा ही रहेगा cos 63 अंश। फार्मूला है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 63 कॉस 63 फार्मूला कहता है ना। अब बटे में इधर आपका नीचे कॉस 63 है ही, अब काटोगे तो एक ही ना आएगा। लो भाई, तो मैं बेसिक तरीका भी बता दिया इसका, अन्यथा आप जोड़ लो कि 27 और 63 90 होता है ना। अगर 90 आ गया 100% इसका आंसर एक ही होगा, कोई इसको रोक नहीं सकता है। अन्यथा बाकी मैं उसका तरीका तो आपको यहाँ पे बता ही दिया हूँ। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। 11 प्रश्न हो गया, 12वां पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 12 है कि यदि cos a बराबर करणी में 3/2 तो sin 2a का मान पूछा है। अब मेरे प्यारों से एक पेज ले लेता हूं, ये बहुत ज्यादा सिंपल है। अब आपसे बोल रखा है यहाँ पे कि cos a बराबर करणी में 3/2, यही नहीं दिया है। अब यहां से पूछा आपसे कि sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करोगे देखिए ध्यान से। अब आपको एक काम करना है कि ये cos a इसी तरह रहने दो। cos कितना अंश का मान करने में 3/2 होता है, तो आपको cos 30 अंश का, तो इसको cos 30 अंश लिख दो। cos 30 अंश लिखोगे तो cos से cos कैंसिल, बच गया इधर a, इधर बच गया 30 अंश। तो a बराबर कितना आ गया? 30 अंश आ गया। अब आपसे पूछा है sin 2a, तो हो जाएगा sin 2 इंटू a का वैल्यू कितना है? 30, तो हो जाएगा sin 30 दूनी के 60 अंश। और sin 60 अंश का मान कितना होता है? तो उतना ही होता है, करणी में 3/2 होता है, तो करणी में 3/2 ही आएगा। देखिए दिया है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना दे। डी वाला ऑप्शन देखिए कितना ज्यादा सिंपल है। अब इससे भी ज्यादा सिंपल प्रश्न चाहिए आप लोगों के एग्जाम में हल करने के लिए, तो 70 में 70 नंबर लेकर आइए। आगे देखिए अगला यहाँ पे 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या कहता है कि 1 + 10 स्क्वायर ए बटे में 1 + cot स्क्वायर ए का मान होगा। इसको हमें थोड़ा हल करना पड़ेगा, ये भी हल हो जाएगा, बहुत भारी चीज नहीं है, थोड़ा सा मुझे समय दो। अब इसको नोट करते हैं। देखो 1 + 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारों? तो 10 स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। फार्मूला अगर आपको याद होगा तो 2 मिनट के अंदर कर देंगे। फार्मूला एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। फार्मूला कहता है कि 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, ये फार्मूला कहता है। और एक फार्मूला होता है आप लोगों का 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है आप लोगों का कोसेक स्क्वायर ए। ये अपने से नहीं कह रहा हूं, ये फार्मूला होता है, बता दे रहा हूं, ये फार्मूला होता है। अब आपको करना क्या है, देखिए 1 + 10 स्क्वायर ए, तो 1 + 10 स्क्वायर ए दिया है, इसको मैं सेक स्क्वायर ए नहीं लिख सकता हूं? आपको बिल्कुल लिख सकता हूं, तो इसको मैं सेक स्क्वायर ए लिख दिया। बटे में 1 + cot स्क्वायर ए, तो 1 + cot स्क्वायर को मैं कोसेक स्क्वायर ए नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, तो इसको मैंने कोसेक स्क्वायर ए लिख दिया। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब देखिए एक फार्मूला फिर कहता है कि सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं 1/cos स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है। फिर बटे लगा दो। सेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं 1/sin स्क्वायर ए, ये भी फार्मूला होता है, अपने मन से नहीं कर रहा हूं, फार्मूला होता है। अब यहां पे देखो क्या हो जाएगा कि 1/cos स्क्वायर ए, यह भाग में है, गुणा में चेंज करो, गुणा में चेंज करोगे तो sin स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और एक जो है नीचे आ जाएगा। अब देखिए गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर ए को गुणा 1 में करोगे तो ऊपर sin स्क्वायर ए आएगा, और नीचे cos स्क्वायर ए को गुणा 1 में करोगे तो नीचे आपका cos स्क्वायर ए आएगा। अब बराबर, अब देखिए एक फार्मूला बन गया कि sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए को हम बोलते हैं tan स्क्वायर ए, ये भी फार्मूला ही है। अब यही होगा आंसर, tan स्क्वायर ए। अब देखिए दिया है tan स्क्वायर ए, नहीं दिया क्या भाई? ऐसा नहीं हो सकता है, डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है tan स्क्वायर ए। समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 क्या है? sin 2a बराबर 2 sin a सत्य होगा जब a बराबर होगा। अब देखिए इसका कोई फार्मूला नहीं है,
इसका कोई फार्मूला नहीं है, आप इसको चेक करना पड़ेगा। एक बार ए का वैल्यू 0 रखिए, एक बार ए का वैल्यू 30 रखिए, एक बार ए का वैल्यू 45 रखिए, एक बार ए का वैल्यू 60 रखिए। रख के देखिए कि किस कंडीशन में एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर हो रहा है। तो पहले हम लोग ए बराबर क्या रखेंगे, 0 अंश। ए बराबर 0 अंश रख के देखते हैं। तो यहाँ बोला है क्या, साइन 2a। तो इसको हम लिख देंगे साइन 2 इंटू ए का वैल्यू 0 अंश, तो हो जाएगा साइन 0 अंश। साइन 0 अंश का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। और इधर दिया है ये एलएचएस मैंने हल किया, क्या किया, एलएचएस। अब यहाँ आरएचएस हल कर रहा हूँ। आरएचएस क्या हमारे पास, 2 साइन ए, 2 साइन ए यही है। तो हो जाएगा 2 इंटू साइन, तो साइन ए का वैल्यू कितना हमने माना है, 0 अंश, तो 0 अंश। तो हो जाएगा 2 इंटू साइन 0 अंश का वैल्यू 0, और 2 में 0 गुणा करोगे 0। तो आरएचएस भी 0 आ गया, इधर एलएचएस भी 0 आया था, मतलब बिल्कुल सत्य है। मतलब ए का मान कितना होगा, 0 अंश होगा। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न और ज्यादा इजी है। एक पेज में ले रहा हूं, ठीक है, पेज ले लूं तभी तो बताऊंगा आप लोगों को। पेज ले लिया मैंने। अब बोला है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है। कैसे करोगे, देखिए। तो वृत्त की परिधि आपको मालूम है कि वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या है, क्योंकि वृत्त की परिधि तो हमको दे रखा है कितना, 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि हमको दे रखा है 22 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बराबर हमको दिया है 22। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे पाई का मान क्या रखोगे, 22/7, और यहाँ आर बराबर क्या हो जाएगा, 22। 22 से 22 कैंसिल, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 7 ऊपर और 2 यहाँ नीचे। आर का वैल्यू कितना आ गया, 7/2। यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आ गया। वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश मतलब 1/4, बस इसी का पूछा है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1/4 गुणे पाई का मान 22/7, और त्रिज्या है 7/2, तो 7/2, क्योंकि आर स्क्वायर है। कटाइए, कटाओगे तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से कटाओगे तो कितना बार में कट जाएगा, 11 बार में। अब तो नहीं कटेगा, तो 11 को गुणा 7 में करोगे तो 11 7 77, और 4 को गुणा 2 में करोगे तो 4 दूनी के 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। अब बताइए, कोई बच्चों का डाउट, किसी को डाउट होगा कमेंट करके जरूर बताना। वैसे डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत इजीली बता रहा हूँ आप लोगों को। चलिए ये भी प्रश्न हमने अच्छे तरीके से सॉल्व करके दिखा दिया। अब ये प्रश्न देखिए कितना ज्यादा सिंपल है। कैप्सूल संयोजन है। कैप्सूल आप जानते हो, जो कैप्सूल दवा होती है, कैप्सूल कैसे बनता है, देखो ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे, ये कैप्सूल है। तो कैप्सूल का संयोजन क्या है, तो आपको मालूम है कि कैप्सूल का संयोजन क्या है। तो कैप्सूल में देखिए ये बीच वाला तो आपको बेलन दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा, बेलन। तो एक तो बेलन है, और ये जो है अर्धगोले हैं, ये भी अर्धगोला है, ये भी। तो एक बेलन 2 अर्धगोला, तो एक बेलन एवं 2 गोला, इतना ही होगा, एक बेलन एवं 2 अर्धगोलों। बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। कि कैप्सूल जो होता है वो बना होता है एक बेलन से और 2 अर्धगोलों से मिलकर बना होता है। ये तो कॉमन सेंस है भाई, इतना तो आपको आना ही चाहिए। हाँ आगे देखिए 17वां, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक 32 तथा 35 है तो उनका माध्यक होगा। मेरे प्यारों, जो सबसे पहले तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो फार्मूला क्या कहता है, मैंने कई बार आप लोगों को ये फार्मूला बता चुका हूं। फार्मूला कहता है कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक, 3 गुणे माध्यक और माइनस 2 गुणे माध्य। यह होता है मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला। अब यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुलक देखो, माध्य यहाँ पे 32 है, बहुलक यहाँ पे 35 है। तो बहुलक तो 35 बराबर 3 गुणे माध्यक हमको निकालना है, तो माध्यक को हम m से डिनोट कर दे रहे हैं, माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य का वैल्यू भी दिया है कितना, 32। अब हल करोगे तो हो जाएगा 35 बराबर 3 को गुणा m करोगे तो 3 m माइनस 32 गुना के कितना होता है, 64। ठीक है, अब ये हो जाएगा 35 माइनस 64, इधर आएगा तो प्लस के 64 बराबर इधर हो गया 3m, और 64 और 35 तो 5 4 9 और 6 3 9, 99 बराबर 3m। अब यहाँ से m निकालोगे तो m बराबर क्या आ जाएगा, 99/3, कटा दो 33 आ गया मेरे प्यारे बच्चों m का मान। और यही m का मान हमसे पूछा था, m मतलब माध्यक मेरे प्यारे बच्चों, माध्यक को देखिए हमने m माना है। तो माध्यक कितना गया 33, देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं। देखिए 33 दिया है ना, डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब ये वाला प्रश्न देखिए 18वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। मेरे प्यारों, जो बहुलक वर्ग पूछा है, जिसकी बारंबारता अधिक होगी उसका बहुलक वर्ग होगा। तो बारंबारता वाला लिस्ट में है 8 7 18 19 है। बारंबारता 19 का सबसे ज्यादा बारंबारता है।
बस 19 वाला कॉलम कहाँ गया, या 15 और 20, तो बहुलक वर्ग क्या कहलाएगा, 15 और 20 मतलब बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लो भाई सेकेंडों में आंसर आप इसका बता दिया, सेकंडों में भी नहीं लगा, तुरंत बता दिया आपने। हाँ अगला देखिए प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल अगर 10 होने की प्रयोगता होगी। मेरे प्यारों जो थोड़ा सा आपको समझने की इसको जरूरत है। देखिए कह रहा है कि दो पासों को अगर एक साथ उछालने पर दोनों पासों को एक प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रयोगता है। 10 कब हो सकता है, अगर दो पासा को उलट रहे हो तो एक पेड़ तो बनेगा 4 और 6 का, तब 10 होगा। एक बनेगा 5 और 5 का, तब 10 होगा। और एक बनेगा 6 और 4 का, तब 10 होगा। ठीक है, इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 1,1 1,2 फिर 1,3, ठीक है, फिर 1,4 फिर 1,5 फिर 1,6। इसके बाद फिर लिखोगे 2,1 फिर 2,2। इसी तरह आप लिखोगे कितने बार, 36 बार लिखोगे। कितने बार लिखोगे, 36 बार। और उसी 36 में से आपको बताना है कि किसका योगफल 10 आएगा। तो उसका 36 लिखोगे तो 36 में से 3 ही ऐसी संख्या है कि 4 और 6 5 5 और 6 4, तभी जाके 10 बनेगा। तो इनका प्रयोक्ता पूछा, प्रयोक्ता क्या कहता है, देखिए प्रयोक्ता निकालने का फॉर्मूला क्या कहता है। प्रयोक्ता कहता है कि अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कितना है 1 2 3, और बटे में कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना है 36, तो यहाँ 36 लिख दो। 3 एकम 3 और 12 तिहाई 36, 1/12 मतलब ए वाला ऑप्शन। कॉमन सेंस, सिर्फ कॉमन सेंस, थोड़ा सा दिमाग है, ट्यूशन कर डालोगे। हाँ 20वां प्रश्न देखिए, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रयोक्ता होगी। एक पासे को अगर एक बार फेंक रहे हो, ध्यान समझना, पासा अगर फेंकोगे तो या तो मेरे प्यार बच्चों 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6, लेकिन यहाँ पे सम संख्या बोला है। क्या बोला है, सम संख्या। तो सम संख्या कौन कौन सी होती है, 1 से लेकर 6 के बीच में। तो सम संख्या होंगी मेरे प्यार बच्चों, एक तो 2, एक 4 और एक 6, यही सम संख्या है। तो यहाँ पे अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, टोटल 3, और कुल परिणाम कितने हैं 6। कुल परिणाम तो 6 ही है ना, या तो 1 आएगा तो 2 आएगा तो 3 आएगा तो 4 आएगा तो 5 या 6, 5 में तो 6 ही होती है ना। तो ऊपर तो आ गया आप लोगों का अनुकूल परिणाम 3, और बटे में कुल परिणाम मतलब 6, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6, 1/2 मतलब सी वाला ऑप्शन। थोड़ा सा बस, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, सच बताऊं तो। चलिए यहां से स्टार्ट होता है आप लोगों का खंड ब। अब खंड ब भी करेंगे हम लोग। देखिए खंड ब का यहाँ से प्रश्न 21 से स्टार्ट होता है। बोला इसमें कि सभी खंड कीजिए, जितने भी खंड है सारे खंड करना है। क वाला प्रश्न बोला है कि एक घन का आयतन अगर 1331 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न कितने नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए आपके एग्जाम में पूछा गया है। कैसे इसको हल करोगे, देखिए तो एक घन का आयतन आपको दिया है, कितना दिया है 1331 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन जो होता है वो होता है मेरे प्यारों, जो कैसे लिखोगे एग्जाम में वो बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में लिखने वाला प्रश्न है। बहुविकल्पी तो है ना कि किसी तरह सॉल्व करके ऑप्शन आप रख दोगे, इसको लिखोगे तो सबसे पहले लिखोगे क्या कि दिया है। सबसे पहले क्या लिखोगे कि दिया है, एग्जाम में ऐसा ही आपको लिखना है, दिया है घन का आयतन, तो लिखोगे घन का आयतन। तो घन का आयतन आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1331, तो आप लिखोगे 1331 सेंटीमीटर क्यूब। अब घन का आयतन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक क्यूब, ए मतलब भुजा, भुजा के क्यूब होता है। तो एक क्यूब घन का आयतन होता है, जो कि दिया है 1331। अगर मैं यहां से ए निकालूं भुजा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ये घन है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा घनमूल, तो घनमूल निकाल दीजिए। तो 1331 का जब आप घनमूल निकालोगे तो 1331 का घनमूल होता है मेरे प्यारे बच्चों 11। क्या होता है 11। तो यहाँ ए जो है वो 11 सेंटीमीटर आ गया, भुजा जो है वो 11 सेंटीमीटर आ गया। हमसे पूछा क्या है यहाँ पे कि प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक भुजा मतलब यहाँ पे सभी भुजा पूछ रहा है, घन का सभी भुजा। तो प्रत्येक भुजा मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, आप समझिए कि यहाँ पे पूछ रहा है आपसे क्या, संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है यहाँ पे 6a²। ठीक है, तो हो जाएगा आप लोगों का 6 इंटू ए स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 6 गुणे ए का वैल्यू कितना 11, तो 11 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो हो जाएगा आप लोगों का 6 गुणे 11 का स्क्वायर करो कितना होगा, 11 का वर्ग करो, 11 का 121 होता है। अब गुणा करो 6 कम 6, 6 दूनी के 12 और 6 कम 6 7, 726 सेंटीमीटर यहाँ पे स्क्वायर जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, कोई डाउट यहाँ पे किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। क्लियर है, तो यहाँ पे आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। देखिए क्या पूछा था, तो यहाँ पे प्रत्येक भुजा पूछा था, सिर्फ भुजा पूछा था, इतना ही आंसर लिख दो ना।
ए बराबर 11 सेंटीमीटर। लो भाई, बस यही आंसर होगा, क्योंकि भुजा ही पूछा था। अगर आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा के आंसर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछा है, आपसे सिर्फ भुजा ही पूछा है, तो भुजा बस ए बराबर 11 सेंटीमीटर लिख देना, हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? बस इतना ही आप लोगों को लिखना है, ए बराबर 11 सेंटीमीटर, क्योंकि भुजा की ही लंबाई सब पूछा है और हमने क्या निकाल दिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इसका निकाल दिया, तो दोनों चीजें क्लियर हो गया। आगे देखिए ख वाला, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान होगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक मूल आपको ऑलरेडी क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो एक मूल 2 दिया मतलब ये वही x का वैल्यू दे रखा है, x बराबर 2, तो p का मान। अब देखिए एक पेज ले लेता हूं, कितना ज्यादा सिंपल है, और यहाँ उतारता हूं द्विघात समीकरण जो कि दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0। अब जहां पे भी x आएगा वहां 2 रख दो, तो x आ गया मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे x आ गया मतलब 2 माइनस पी बराबर 0। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 प्लस 3 दूनी के 6 माइनस पी बराबर 0। 6 4 10 माइनस पी बराबर 0, तो इधर हो जाएगा 10 बराबर माइनस पी, उधर जाएगा तो प्लस पी, पी बराबर आ गया 10। क्या यही आंसर है जी? यही तो आंसर है। बताइए कितना ज्यादा सिंपल है। चलिए फटाफट आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए ग वाला। ग वाला प्रश्न क्या है कि यदि cos थीटा बराबर 15/17 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए, और ये भी प्रश्न 2 नंबर का है। चलिए फटाफट इसको अभी हल करते हैं। पेज ले लेता हूं एक में। चलिए एक पेज मैंने ले लिया, ठीक है, ये पेज मैंने ले लिया और इस पेज पे हमें इसको हल करता हूं। क्या बोला है? cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू दिया है आपको 15/17 दे रखा है, और यहाँ पूछा है कि sin थीटा का वैल्यू बताइए। sin थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क से पूछा है। cos थीटा बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? cos थीटा बराबर होता है आधार बटे के कर्ण, तो आधार यहाँ पे 15 हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा? आधार बराबर 15, और कर्ण का मान यहाँ पे हमको दे रखा है, कर्ण बराबर 17 दे रखा है, तो आधार 15 और कर्ण क्या हो गया? 17। ठीक है, और साइन थीटा जो होता है वो लंब बटे के आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे के आधार। तो यहाँ पे एक चीज बात रखिए, जब तक लंब नहीं मालूम रहेगा तब तक आप साइन थीटा का वैल्यू कहाँ निकालेंगे? तो यहाँ लंब निकालिए। तो लंब निकालने का फॉर्मूला क्या है? पाइथागोरस नियम क्या कहता है कि अगर लंब निकालना है तो लंब निकालने का फॉर्मूला होता है करड़ी में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यह होता है लंब निकालने का फॉर्मूला। पाइथागोरस नियम तो जानते ही हो आप लोग, तो यहाँ निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा लंब बराबर, यहाँ से अगर मैं लंब निकालना चाहूं तो लंब बराबर करणी में, तो यहाँ लिखेंगे करणी में कर्ण स्क्वायर, कर्ण मतलब 17 का आप स्क्वायर कर दो। लंब क्या है हमारे पास? 15, 15 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, लंब कह रहा हूँ, आधार 15 है। और यहाँ से जब लंब आपको निकालना है तो लंब बराबर करणी में 17 का क्या होता है? 289 वर्ग करोगे, 15 का क्या होता है? 225 होता है। बहुत ज्यादा सिंपल है। और यहाँ से लंब जब निकालोगे तो लंब बराबर क्या आ जाएगा? 289 में घटा दो, 9 में से 5 जाएगा तो 4, और यहाँ 8 में से 2 जाएगा तो 6, बस 64 आ जाएगा। तो लंब बराबर क्या आ जाएगा? 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8। तो लंब यहाँ पे 8 आ गया। हमसे पूछा क्या है? साइन थीटा, तो लंब बटे आधार, लंब आ गया 8, आधार कितना था? 15, तो 8/15 जो है साइन थीटा का वैल्यू होगा। बात खत्म। क्या यही आंसर है? हाँ भाई यही आंसर है। बस इसको आप सीक्वेंस में लिख दीजिएगा। पेपर में कैसे लिखा जाता है तो लिखिएगा, पहले cos थीटा भाई इतना, माना आधार इतना, माना कर्ण इतना, फिर सूत्र आप लिखना। स्टेप बाय स्टेप उतारना, तो मैं सवाल हल कर रहा हूँ ना, स्टेप बाय स्टेप बताने लगूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगने लगेगा। आप अपने स्टेप से लिख दीजिएगा उसको। हाँ चलिए आगे देखते हैं। घ वाला, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, और ये प्रश्न 2 नंबर के लिए। देखिए माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। माध्य ज्ञात करने के लिए मैं एक पेज ले लेता हूं। अभी मैंने माध्य ज्ञात बहुविकल्पीय प्रश्न में बताया था, वही रूल है, कुछ है ही नहीं, वही रूल है, उसी रूल पे चलना है। सबसे पहले वर्ग अंतराल, ये जो दिया है इसका कॉलम बनाएंगे, फिर बारंबार तक। पहले 2 कॉलम तो इसी तरह बन जाता है। एक तो वर्ग अंतराल का तुरंत बन जाएगा, वर्ग अंतराल का, और एक बारंबारता का, तो यहाँ पे बारंबारता का बना लो। और 2 कॉलम अपने मन से बनाना पड़ता है। बारंबारता को FI कहते हैं। ठीक है, तो एक वर्ग अंतराल का बन गया, एक बारंबारता का बन गया। बीच में इस तरह पाई खींच लेना है। स्टाइल नहीं, आप लोग अपने स्केल से खींचिएगा, मैं तो ऐसे ही खींच दे रहा हूँ बताने के लिए। एक कॉलम अपने से बनता है जिसका नाम है मध्यमान। क्या नाम है? मध्यमान, जिसको हम लोग XI से डिनोट करते हैं। और एक कॉलम और बनता है FI इंटू XI का। बस इतना में ही माध्य निकल के आ जाएगा सामने। ठीक है, देखिए कैसे। वर्ग अंतराल 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10, नोट कीजिए। 0 2, इसके नीचे लिखोगे 2 4, इसके नीचे लिखोगे 4 और 6, फिर लिखोगे 6 और 8, फिर 8 और 10। जो दिया है वही मैं लिखा हूं, अपने मन से कुछ नहीं लिखा हूं। बारंबारता लिख दो, 1 2 6 8 3, मैं लिखता हूं 1, इसके सामने 2, इसके सामने 6, इसके सामने 8 और इसके सामने 3। जो दिया था मैंने वही लिखा, जो दिया था वही, अपने से कुछ नहीं लिखा हूं।
मध्यमान क्या कहता है कि 0 और 2 के बीच में क्या आएगा, तो 0 और 2 के बीच में 1 आएगा। मध्यमान निकालने का तरीका भी मैंने बताया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या जोड़कर 2 का भाग दे दो। तो देखो 0 में 2 जोड़ोगे तो 2, और 2 का जब 2 से भाग दोगे तो 1 ही आएगा। इसका मध्यमान निकालना होगा तो 2 और 4 6, 6 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 3। और ये 6 4 10, 10 का आधा करोगे तो 5, ये 8 6 14, 14 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 7, ये 18, 18 का आधा करोगे तो 9। बस यहां से एफ आई इंटू एक्स आई आपस में गुणा कर दो, ठीक है। एफ आई इंटू एक्स आई, एक एक्स आई, एक में एक का गुणा करोगे तो 1, 2 तिहाई 6, 6 पाँचे 30, 8 साते 56, 9 त्रि 27। इतना नहीं कर सकते हो अपने से, बिल्कुल। बस अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां से जो आपको निकालना है सिग्मा एफ आई, जो कॉलम दिया है उसको जोड़ना है। तो 2 1 3 6 3 9 9 8 17 3 20, कितना आ गया 20 आ गया। और एक कॉलम यहां से सिग्मा एफ आई और एक्स आई निकालिए, इसका योग कर दीजिए तो 6 1 7, 7 में 30 जोड़ो कितना हो जाएगा 37, 37 में फिर आपको जोड़ना है 56, और इसके बाद जोड़ना है इसमें 27, टोटल जोड़ोगे तो 120 आ जाएगा। सिंपल जोड़ के लिख दो, जोड़ोगे तो 120 आएगा। हमें निकालना क्या है माध्य, और माध्य निकालने का सूत्र तो अभी मैंने जिक्र किया था कि माध्य निकालने का सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे में सिग्मा एफ आई। तो इसका वैल्यू कितना आया है 120, और नीचे वाला का वैल्यू कितना है 20, तो 20 छका 120, 6 ही जो है वो माध्य कराएगा, बात खत्म। यही आंसर है जी, बिल्कुल यही आंसर है, और क्या है, यही आंसर है। तो इतना ज्यादा सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार भी वीडियो जो देखेगा ना उसको सारी चीजें बिल्कुल क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ड़ वाला। ड़ वाला प्रश्न है कि बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात किया जाता है, बस एक फार्मूला है, बस आसानी से हल हो जाएगा। उसके लिए एक पेज ले लेता हूं मैं, एक पेज ले लेता हूं। देखिए यहाँ पे मध्य मान निकालना है ना, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो एक तो दिया है -3, 10 और एक निर्देशांक दिया है 5, 4। तो यहाँ से मालूम है कि यहाँ पे x1 बराबर -3 और y1 बराबर कितना हो जाएगा 10, और यहाँ से आपका x2 बराबर तो हो जाएगा 5 और y2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, यहाँ लिखोगे मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का अगर निर्देशांक निकालना है तो इसका फार्मूला क्या कहता है, इसका फार्मूला कहता है कि अगर आप यक्स निकाल रहे हो तो यक्स बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2, और y निकाल रहे हो तो y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। तो वैल्यू तो आपको मालूम है, x निकालिए, x बराबर x1, x1 का वैल्यू कितना है -3 प्लस x2 का वैल्यू कितना है 5 और बटे में 2, तो हो जाएगा x बराबर -3 प्लस 5 मतलब 2, तो 2 बटे 2 मतलब 1। तो x का वैल्यू कितना आ गया 1, और यहाँ से y निकाल लो तो y बराबर y1 का वैल्यू 10 प्लस y2 की वैल्यू यहाँ से 4 और बटे में 2, तो y बराबर 10 4 14 बटे में 2, तो 2 7 14, y बराबर 7, तो y बराबर 7 आ गया, x बराबर 1 आ गया। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो निर्देशांक कैसे लिखते हैं, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, निर्देशांक लिखने का यही तरीका है। तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 7, मतलब 1, 7 ही जो है वो मध्य बिंदु का निर्देशांक आ गया। अब बताइए क्या इससे भी कोई ज्यादा सिंपल आपको बता पाएगा, बिल्कुल नहीं। चलिए आगे देखिए, अगला है यहाँ पे च वाला प्रश्न है कि यदि बिंदुओं -1, -3 और x, 9 के बीच की दूरी अगर 13 मात्रक है तो x के मान ज्ञात कीजिए। कोई नहीं, बस उसी चैप्टर से लिया गया है, सेम उसी चैप्टर से लिया गया है। देखिए करना क्या है इसमें, इसमें कैसे इसको हल करेंगे ध्यान से समझिए। तो यहाँ बोला है कि -1, -3, ठीक है, और x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे लगाएंगे इसको, आसान है बिल्कुल। तो दो बिंदु दे रखा है, मान लेते हैं एक बिंदु यह है और एक बिंदु यह है, इसको a मान लो और इसको आप b मान लो, ठीक है। तो इसका निर्देशांक दे रखा है -1, और इसका दे रखा है x, 9 दे रखा है, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी दिया है 13 मात्रक दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस जो x आपको दिख रहा है इस x का मान बताइए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है ए बी बराबर, मैं निकालना चाहूं तो ए बी बराबर सूत्र होता है करनी में x1 x2 का होल स्क्वायर और प्लस में होता है y1 y2 का होल स्क्वायर, यह सूत्र होता है। तो यहां से अगर मैं ए बी निकालना चाहूं तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, करनी में x1, और x1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो x1 आपको मानना पड़ेगा, यह x1 होता है यह y1 होता है, यह आपका x2 होता है यह आपका y2 होता है। तो x1 का वैल्यू -1 और -x2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे x, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू कितना है -3 y2 का वैल्यू क्या है 9, इसका होल स्क्वायर, और ए बी, तो ए बी का वैल्यू तो 13 दे रखा है। फिर इसको हल कीजिए
तो -1/-x, ठीक है। तो यह क्या होगा यहाँ पे, एक काम कीजिए कि इसको इसी तरह एक लाइन एक बार उतार दो, इसी तरह -x² प्लस जैसे एकदम सेम उसी तरह उतार दो। इसको घटा सकते हो, घटा दो, -3 और -9 कितना हो जाएगा, -12 का होल स्क्वायर। एक काम करो, लिख दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पे करड़ी हट जाएगी। लिख दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो इधर 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 आ जाएगा बराबर, और इसका वर्ग करोगे तो एक करनी हट जाएगी, तो ये हो जाएगा -1 -x का होल स्क्वायर प्लस इधर -12 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 169 बराबर, ये आपका a - b के होल स्क्वायर टूटेगा। फार्मूला क्या कहता है यहाँ पे, तो a - b के होल स्क्वायर जब इसको तोड़ोगे आप तो ये बनेगा फार्मूला a² मतलब -a का स्क्वायर प्लस b² मतलब x का स्क्वायर -2a, a मतलब -1, b मतलब x, और प्लस -12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा। तो इसको हल करोगे तो हो जाएगा 169 बराबर -1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1, और ये हो जाएगा x², माइनस में माइनस गुणा करोगे तो प्लस, 2 को गुणा x में करोगे 2, 2 को गुणा x में करोगे तो 2x, तो प्लस के 2x और प्लस के 144। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 169 बराबर 144 में 1 जोड़ोगे तो 145 प्लस x² प्लस ये हो जाएगा 2x। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना। तो ये हो जाएगा 169 और प्लस 144 इधर आएगा तो -145, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर बच गया x² प्लस 2x। घटा दो तो 9 में से जब आप 5 घटाओगे तो 4, और 6 में से जब 4 घटाओगे तो 2, ठीक है। 24 बराबर हो जाएगा x² प्लस 2x। यहाँ तक आ गया। इसके लिए मैं फिर एक पेज लेता हूँ क्योंकि भर गया, अभी क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व नहीं हुआ है, उसे अभी सॉल्व करना है। तो यहाँ पेज में ले लेता हूँ। तो ये इधर हो गया आपका 24, 24 को इधर भेज दो, इधर हो जाएगा 0 बराबर x² प्लस के 2x प्लस के 24 आएगा तो माइनस के 24। अब यहाँ पे समीकरण बन गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 2x माइनस के 24 बराबर के 0। तो इसका समीकरण कीजिए, तो एक ऐसा, अब इसको मैं साइड कर देता हूँ, यहाँ से समझिए। अब गुणा करने पे 24 आ जाए और जोड़ने घटाने पे 2 आ जाए, तो ऐसी कोई संख्या है आपके दिमाग में चल रहा है? तो 6 चौको 24, क्योंकि 6 में 4 को गुणा करोगे तो 24 आ जाएगा, 6 में से 4 घटाओगे तो 2 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे x² प्लस 6x माइनस के 4x और माइनस के 24 बराबर 0। इतना तो जानते ही हो आप लोग। यहाँ पे जोड़ा बना लो, इन दोनों में x कॉमन होगा तो x से x कैंसिल, एक x बचेगा तो x प्लस 6 माइनस यहाँ पे 4 कॉमन हो गए तो 4 से 4 कैंसिल, सिर्फ x, माइनस कॉमन लिया है तो माइनस को गुणा जब माइनस में करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। फिर 4 का भाग 24 में दोगे तो 6 बार बराबर 0। इसमें भी x प्लस 6, इसमें भी x प्लस 6, तो कॉमन ले लो तो ये कोष्टक में हो जाएगा x प्लस के 6 और एक कोष्टक में हो जाएगा x माइनस के 4 बराबर में 0। तो एक बार क्या करो कि x प्लस 6 बराबर 0 कर दो और एक बार इधर x माइनस 4 बराबर 0 कर दो, तो हो जाएगा x बराबर प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस के 6, हो जाएगा x बराबर -4 उधर जाएगा तो प्लस के 4। तो माइनस में तो आंसर लिया नहीं जाता, जब भी लिया जाता प्लस में, तो x बराबर 4 ही क्या हो जाएगा आंसर, यही x का वैल्यू पूछा था। मेरे प्यार बच्चों समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए, तो ये प्रश्न भी हमने आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिया। अब प्रश्न नंबर 22, यह निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। 4-4 नंबर वाले प्रश्न है, लघुत्तरी है। तो अब अगली वीडियो में मैं लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी आप लोगों को साथ में बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तब तक 20 बहुविकल्पीय मैंने बताया और यहाँ पे मैंने 5 आपको अति लघुत्तरीय बताया। यह प्रश्न जब तक आप लोग तैयार कर लो, कल मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसका भी पूरा का पूरा सोल्यूशन आप लोगों को कंप्लीट